हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। कल हमने स्टडी किया था छत्तीसगढ़ की जनजाति गोंड के बारे में, जिसमें हमने स्टडी किया था उसके सारे सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में। इस वीडियो में हम आज देखेंगे मड़िया जनजाति के बारे में। माड़िया जनजाति, जो माड़िया जनजाति है ये भी गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है। ठीक है, और ये जो माड़िया जनजाति है इसे हम दो भागों में पढ़ते हैं। देखिए कैसे दो भागों में पढ़ते हैं, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए जो माड़िया जनजाति है ये किसकी उपजाति है, तो ये गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है। ठीक है, अब माड़िया जनजाति को स्टडी करने के लिए हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला इसे हम कहते हैं अबुझ माड़िया जनजाति, अबुझ माड़िया जनजाति, और दूसरा है इसी का भाग है दंडामी माड़िया जनजाति। ठीक है, माड़िया जनजाति का दो भाग है, अबुझ माड़िया जनजाति और दंडामी माड़िया जनजाति। अब ये देखते हैं कि अबुझ माड़िया जनजाति और दंडामी माड़िया जनजाति में अंतर क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो माड़िया जनजाति है ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो उत्तरी भाग है वो है हमारा सरगुजा संभाग है। ठीक है, और ये जो दक्षिणी भाग है इसे हम कहते हैं बस्तर संभाग, और ये जो बीच का पार्ट है छत्तीसगढ़ का इसको हम दो भागों में ऐसे बांटते हैं। सबसे पहले तो बिलासपुर संभाग बना लेते हैं इधर, और फिर इसको दो भागों में बांटते हैं। इधर हो जाता है अपना दुर्ग संभाग, इधर हो जाता है अपना रायपुर संभाग। ठीक है, अब ये जो नीचे संभाग जो आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ का, जो दक्षिणी भाग छत्तीसगढ़ का, इसे कहते हैं अपन बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में ही इनका माड़िया जनजाति का मुख्य फैलाव इनका होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो माड़िया जनजाति है ये मुख्यतः इसके जो हम दो भाग पढ़ने वाले हैं अबुझ माड़िया और दंडामी माड़िया, वो बस्तर संभाग के कौन कौन से जिले में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अबुझ माड़िया है वो कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि आपका नाम से आपके लिए स्पष्ट है अबुझ माड़िया जनजाति। अबुझ माड़िया जनजाति आप लिंक कर पा रहे होंगे कि ये अबुझ माड़ की पहाड़ी में यह पाए जाते होंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जो माड़िया जनजाति के हैं और वो कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अबुझ माड़िया जनजाति कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो माड़िया जनजाति के मैदानी पार्ट में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मैदानी हिस्सा में रहते हैं। उसे कहते हैं अपन दंडामी माड़िया कहते हैं। ठीक है, अब ये अबुझ माड़िया कहाँ पर है, ये नारायणपुर जिले में है। यहाँ पर नारायणपुर जिला है, यहाँ पर है एक अबुझ माड़िया, और ये रहते हैं कहाँ, दंतेवाड़ा जिले में। यहाँ पर एक दंतेवाड़ा जिला है, और दंतेवाड़ा में आप जानते ही हैं कि यहाँ से ऊपर से एक नदी बहती है, इसे हम कहते हैं इंद्रावती नदी। तो ये जो लोग हैं वे मैदानी हिस्सा में ही रहते हैं, और इनका जो लालन पोषण जो होता है वो इस नदी के द्वारा होता है। इसका नाम है इंद्रावती नदी। तो आप इसे जिले वाइज भी आप इसे ट्रेस कर सकते हैं। अबुझ माड़िया जनजाति को नारायणपुर जिले में, और दंडामी माड़िया को आप जिला वाइज ट्रेस करना चाहेंगे तो दंतेवाड़ा में। ठीक है, अब हम देखते हैं अबुझ माड़िया और दंडामी माड़िया और माड़िया जनजाति के बारे में हम एक एक करके अध्ययन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माड़िया जनजाति के बारे में। सबसे पहले हम यही देखेंगे माड़िया जनजाति क्या है। ठीक है, और ये जो हम जो करेक्टर पढ़ेंगे माड़िया जनजाति में वो अबुझ माड़ में भी, अबुझ माड़िया जनजाति में भी पाया जाएगा और वो दंडामी माड़िया जनजाति में भी पाया जाएगा।
तो पहले हम मानवीय जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अबूझमाड़ के बारे में पढ़ेंगे, अबूझमाड़ी जनजाति, और उसके बाद दंडमी मानवीय जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ले देखते हैं मानवीय जनजाति के बारे में। मानवीय जनजाति के कुछ कैरेक्टर्स जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इनका निवास स्थल क्या है। तो आप मैप देख के आप ट्रेस कर पा रहे होंगे कि ये कहाँ रहते हैं। तो ये बस्तर संभाग में पाए जाते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था गोंड जनजाति वाले क्लास में कि उनका एक कृषि होता है स्थानांतरित कृषि, जिसे वो एक टेक्निकल टर्म देते हैं धारियाँ। जो उनका स्थानांतरित कृषि होता है उसे वो कहते हैं धारियाँ। उसी प्रकार मारिया जनजाति भी क्या है कि वो भी एक गोंड जनजाति के एक उपजाति है। ठीक है, इसी में भी एक कृषि होता है स्थानांतरित कृषि ही से कहते हैं, और इसी को उन लोग कहते हैं स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं लोग, पेद्दा कहते हैं। ये टर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेद्दा शब्द, इसे बार बार रिवाइज करने से ये याद होता है। ये भी एक क्या है कि स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, और कल की क्लास में मैंने अगर आपको फिर से बताया था कि गोंड जनजाति का एक पेय पदार्थ होता है जिसे कहते हैं पेज। उसी प्रकार से ही मानवीय जनजाति का भी एक पेय पदार्थ है जिसका नाम है सल्फी। अब सल्फी क्या है? सल्फी जो है ना, खजूर के पेड़ से निकाला जाता है। खजूर के पेड़ से इसे निकालते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं बोली। बोली क्या है इनका? माड़ी। आप नाम से आप ट्रेस कर पा रहे होंगे माड़िया। तो बोली क्या है इनका? माड़ी। और ये जो माड़ी है ये क्या है? गोंड भाषा की, जो गोंडी भाषा जो है, गोंडी भाषा की ही उपशाखा है। गोंडी भाषा की ही उपशाखा है। और आप ये याद करिए कि जो गोंडी भाषा है वो क्या था? तो वो द्रविड़ियन भाषा का एक सम्मिलित रूप था। तो ये क्या है? माड़ी। माड़ी क्या है? ये गोंडी भाषा की एक उपशाखा है। ठीक है, अब जो माड़िया जनजाति है इनमें एक विशेष प्रकार का विवाह देखा जाता है जिसका नाम है भगेली। जो विवाह संस्कार जो हमने गोंड जनजाति में पढ़ा था उसमें एक उसी में हम और देखते हैं माड़िया जनजाति में एक विशेष विवाह संस्कार है जिसका नाम है भगेली। ये मुख्यतः किसमें देखा जाता है? तो ये माड़िया जनजाति में देखा जाता है। अब हम ये देखते हैं ये भगेली क्या है? विवाह संस्कार है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगेली विवाह क्या होता है? तो देखो, जब वर और वधु एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जो वर पक्ष के और वधु पक्ष के जो माता पिता हैं वो उस शादी से या उस विवाह से शादी से नाखुश होते हैं। तो क्या करता है, तो क्या होता है कि ये जो वधु पक्ष है, जो वधु जो है वो रात्रि में वो क्या करती है? रात्रि में जाती है। कहाँ? रात्रि में जाती है लड़के के घर में। और जाकर दरवाजा के पास खड़ी हो जाती है। ठीक है, अब ये होता ये है जैसे कि इनका जो घर जो होता है वो झोपड़ी जैसे होता है। तो इसमें जो वर है, जो लड़का है, वो क्या करता है कि जो घर की जो छावनी होती है उसके ऊपर से कोई भी बर्तन से वह पानी उस छावनी से वो गिराता है। और अगर उस पानी और जो पानी जो गिरा रहा है उसके नीचे वो लड़की खड़ी रहती है, और अगर वो पानी जो है उस लड़की के सिर पे अगर गिर जाती है तो जो वर पक्ष वाले हैं उस लड़की को अपना लेते हैं। फिर बाद में ग्राम पंचायतों के द्वारा एक सभा बुलाई जाती है। उसके बाद ये भगेली विवाह संपन्न हो जाती है। उसके बाद इन दोनों जो वर है और जो वधु है उनका विवाह हो जाता है।
और ये जो कैरेक्टर्स हम जो पढ़ रहे हैं, जिनमें निवास, कृषि, पेय, बोली, भगेली, ये दोनों में पाई जाएगी ना, अबुझ मार्य में भी पाई जाएगी और ये दंडामी मार्य में भी पाई जाएगी। मार्य जनजाति के बारे में अबुझ मार्य जनजाति जो है, इसके बारे में आप पहला पॉइंट याद रखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा इस जनजाति को, जो अबुझ मार्य जनजाति है, उसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। और कल मैंने जैसे आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में टोटल 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। तो वो जो 42 प्रकार की जनजाति है, अगर उसमें देखा जाए कि सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, तो वह है अबुझ मार्य जनजाति। मतलब कि 42 प्रकार में से अगर देखते हैं कि सबसे एकदम पिछड़ी जनजाति कौन है, तो कौन सी है वो अबुझ मार्य जनजाति। तो इसे हम सबसे पिछड़ी जनजाति भी इसे कहते हैं। पिछड़ी जनजाति इसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अबुझ। अबुझ मतलब होता है अज्ञान। मतलब कि ये बाहरी दुनिया से ये पूरी तरीके से ये कटे हुए रहते हैं। मतलब कि समाज की मुख्य धारा से इनका पूरी तरीके से अलगाव रहता है, सेपरेट रहते हैं ये। अबुझ मतलब कि अज्ञान। इसी कारण से ये जो जनजाति है उसे सबसे पिछड़ी जनजाति का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा भी प्राप्त है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोंड जनजाति को कहते हैं, स्वयं गोंड जनजाति वाले स्वयं को कहते हैं कोयतोर। उसी प्रकार से जो अबुझ मार्य जनजाति के लोग हैं वो स्वयं को क्या कहते हैं, स्वयं को कहते हैं मेटा भूम। क्या कहते हैं स्वयं को, मेटा भूम। और ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अबुझ मार्य जनजाति में एक विशेष प्रकार का त्यौहार देखा जाता है जो कि और किसी जनजाति में नहीं देखा जाता। उसका नाम है काकसार। काकसार ये क्या है, एक त्यौहार, इनका पर्व है। ठीक है। इस जनजाति में एक विशेष प्रकार का कौमार्य संस्कार देखा जाता है जिसका नाम है काडंबरा या पुष्प विवाह भी इसे कहते हैं। अगला पॉइंट है कौमार्य संस्कार। इसका नाम है काडंबरा। इसे पुष्प विवाह भी कहते हैं। इसे आप यूं समझिए कि यह वर्जिनिटी से रिलेटेड एक संस्कार कुछ होता है इस जनजाति में। ठीक है। लास्ट पॉइंट हम अबुझ मार्य जनजाति में देखते हैं इनके देवता के बारे में। इनके प्रमुख देवता, तो इनके प्रमुख देवता क्या होते हैं, ठाकुर देव। क्या होते हैं, ठाकुर देव। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए अबुझ मार्य जनजाति के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली शाखा है मार्य जनजाति का दंडामी मार्या। यहाँ पर जो दंतेवाड़ा में पाई जाती है दंडामी मार्या। ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ इसे, दंडामी मार्या। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इनका निवास स्थल क्या है। तो इनका निवास स्थल तो बस्तर संभाग ही है।
लेकिन अगर हम इसमें जिला देखते हैं तो मुख्यतः ये दंतेवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पर? इंद्रावती नदी के किनारे में। ठीक है। अब इस दंडामी मारियम में एक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य होता है, डांस, जिसका नाम है गौर नृत्य। इसे क्या कहते हैं? गौर नृत्य इसे कहते हैं। अब ये गौर नृत्य क्या है? देखिए, इसमें जो पुरुष लोग जो होते हैं वो एक जानवर का सींग के मुकुट बनाकर इस गौर नृत्य में डांस करते हैं। क्या करते हैं? मुकुट बनाकर, एक जानवर का मुकुट बनाकर किसका? सींग का। और कौन से जानवर का बनाते हैं ये? बाइसन। याद रखिएगा, ये वन भैंसा के जैसे दिखता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है वन भैंसा और बाइसन में। ठीक है। जो बाइसन जो होता है, इसके जो पाँव के एरिया पे सफ़ेद सफ़ेद रंग इसमें पाया जाता है, लेकिन वन भैंसा में वो नहीं रहता है। वो उनकी पहचान करने का एक तरीका है। तो ये जो गौर नृत्य में क्या करते हैं कि जो पुरुष लोग जो होते हैं इस नृत्य में इस बाइसन के सींग का मुकुट बनाकर अपने सिर पर पहनकर उसे उसमें डांस करते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं गौर नृत्य। अब इसी गौर नृत्य को किसने देखा? वेरियर एल्विन ने देखा। किसने देखा? वेरियर एल्विन ने। तो वेरियर एल्विन ने जब इस नृत्य को देखा तो इस नृत्य को उसने क्या कहा कि यह विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य है। ठीक है। और ये जो शब्द जो उसने कहा वो कहाँ पर उल्लेखित है? इन्हीं के द्वारा, वेरियर एल्विन के द्वारा रचित द गौर में, द गौर नामक पुस्तक में, जिसमें मारिया जनजाति के बारे में भी उल्लेख है। मारिया में अबूझ, अब सिर्फ देखिए द गौर में सिर्फ दंडानी मारिया के बारे में उल्लेखित नहीं होगा। ठीक है, गोंड के भी बारे में भी है, मारिया के भी बारे में है, लेकिन विशेषता किसके बारे में है? दंडानी मारिया के बारे में है। ठीक है। तो वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य इसे कहा है, गौर नृत्य को। इसे आप याद रखिएगा, किसने कहा है? तो द गौर नामक पुस्तक में, जो कि इन्हीं के द्वारा यह रचित है। ठीक है। अब ये जो दंडानी मारिया के जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं कि स्तंभ बनाते हैं। किसका? लकड़ी का। याद रखिएगा, सीधे सीधे सवाल यह पूछा जाता है। आप जब एमसीक्यू लगाते, जब आप बैठोगे तो ये आप देखोगे कि स्तंभ कौन बनाते हैं? लकड़ी का। ठीक है, लकड़ी का स्तंभ बनाते हैं। जैसे कि अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसकी याद में एक स्तंभ बनाया जाता है, जिसे कहते हैं मृतक स्तंभ। क्या कहते हैं इसे? मृतक स्तंभ, जो कि किस चीज का होता है? लकड़ी का होता है। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो अच्छा कार्य करता है, हमारे इधर जैसे कि देखते हैं कोई अच्छा कार्य अगर कोई करते हैं तो उनके चौराहे में उनके मूर्ति लगा देते हैं। ठीक है। तो उन्हीं प्रकार से इस दंडानी मारिया में भी क्या होता है कि लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है किसी की याद में, इसे कहते हैं स्मृति स्तंभ। क्या कहते हैं इसे? स्मृति स्तंभ। और इसी स्मृति स्तंभ का एक टेक्निकल नेम है जो दंडानी मारिया के लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हलान गट्टा। ये शब्द आप याद रखिएगा, ये बार बार रिवाइज करने से ये शब्द याद होते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्मृति स्तंभ को हलान गट्टा कहते हैं। तो ये सारे प्रमुख पॉइंट हुए हमारे दंडानी मारिया के बारे में। तो आज की क्लास में हमने देखा मारिया जनजाति के बारे में। इसमें हमने देखा सबसे पहले मारिया जनजाति के बारे में देखा, फिर उसकी शाखाओं के बारे में देखा कि अबूझ मारिया के बारे में देखा, जो कि कहाँ रहते हैं? अबूझ मार की पहाड़ी में रहते हैं। ये कहाँ है? तो नारायणपुर के जिले में है। ठीक है।
और दूसरे होते हैं दंडानी माड़िया, जो कि जिले अगर हम देखें तो वो है दंतेवाड़ा। कौन सी नदी के तट पर? तो इंद्रावती की नदी के तट पर इन लोग रहते हैं। उनके बारे में हमने प्रमुख हमने पॉइंट देखा। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको